अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज एक और लेक्चर के साथ इंजाइम के चैप्टर से वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंजाइम और मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन। तो जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, इंजाइम के अंदर एक्टिव साइट है, तो उस एक्टिव साइट के से रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंजाइम। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इंजाइम किस तरह काम कर रहा है, इंजाइम का मोड ऑफ एक्शन क्या है, या इंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सो इंजाइम का जो मोड ऑफ एक्शन है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बेसिकली डिपेंड करता है एक्टिव साइट के ऊपर। सो इंजाइम बेसिकली जो सबस्ट्रेट उसके साथ रिएक्ट करता है या जो रिएक्शंस करवाता है या स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन करता है, वो सारी एक्टिविटी रिलेटेड होती है इंजाइम के एक स्मॉल पोर्शन के साथ, वो है एक्टिव साइट। सो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक्टिव साइट के बारे में। जिसने नहीं देखा है वो लिंक में जाके एक बार इंजाइम का इंट्रोडक्शन और एक्टिव साइट वहां से जरूर वो वीडियो देख ले, तब आपको ये समझने में आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो द मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंजाइम का मतलब यह है कि इंजाइम किस तरह अपना काम कर रहा है। इंजाइम के काम को दो हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन किया गया है। देयर आर द टू हाइपोथेसिस दैट एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंजाइम। उनमें से एक हाइपोथेसिस है की एंड लॉक, इसको कहते हैं की एंड लॉक हाइपोथेसिस, और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो मेरे पास दो हाइपोथेसिस है, एक की एंड लॉक हाइपोथेसिस है, दूसरा इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है। तो जो पहला हाइपोथेसिस है वो एक की एंड लॉक हाइपोथेसिस। की एंड लॉक हाइपोथेसिस बाय द जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर इन द 1894 में एमिल फिशर ने ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम की एंड लॉक हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन किया। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस हाइपोथेसिस? इस हाइपोथेसिस के मेन पॉइंट्स क्या है? एमिल फिशर ने कहा एक्टिव साइट इज रिजिड एंड फिक्स। जैसे मैंने पहले कहा था, ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम टोटली डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर? एक्टिव साइट के ऊपर। ये दो हाइपोथेसिस घूम रही है, या मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, ये टोटल के टोटल घूम रहा है एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू द की एंड लॉक हाइपोथेसिस द एक्टिव साइट इज रिजिड एंड फिक्स। एक्टिव साइट क्या है? रिजिड भी है, फिक्स भी है। अगर एक्टिव साइट रिजिड एंड फिक्स है तो इसका मतलब होगा जिस तरह का एक्टिव साइट होगा उसी तरह का उसका सबस्ट्रेट होगा। सो ये दूसरा पोस्टुलेट क्या है, उसका दूसरा पॉइंट क्या है? द एंजाइम एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट्स आर कंप्लीमेंट्री। ये हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि जिस तरह एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट इज कंप्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। इसका मतलब होगा कि जिस तरह सबस्ट्रेट है वैसा एक्टिव साइट है, या जिस तरह एक्टिव साइट है वैसा उसी तरह का सबस्ट्रेट है। इसका मतलब है एक्टिव साइट फिक्स है, सो जैसा एक्टिव साइट होगा उसी तरह उसका सबस्ट्रेट होगा। सो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री है, दोनों का शेप मिलता जुलता है। द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट नॉट इन्फ्लुएंस द शेप एंड साइज ऑफ ईच अदर। नाउ क्या मतलब हुआ? ये हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि अगर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ लगता है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे की शेप और साइज को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा कि सबस्ट्रेट भी फिक्स है, एंजाइम भी फिक्स है, और दोनों सिर्फ रिएक्शन करके वो प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि दे आर कंप्लीमेंट्री। वो कंप्लीमेंट्री होता है। कंप्लीमेंट्री क्या होता है कि यार एक्टिव साइट का जो शेप है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। तो ये कहते हैं कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि यार जिस तरह एक्टिव साइट है उसी तरह का सबस्ट्रेट है। सो इट का मतलब है कि द सबस्ट्रेट इज अकॉर्डिंग टू द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट एक्टिव साइट की तरह है। अब दूसरे के दीज आर फॉलोड बाय द नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम इसको फॉलो करेगा। इसका मतलब है ये एंजाइम को हम रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर एक बार ये एक्टिवेट हुआ हम उसको वापस रेगुलेट नहीं कर सकते। ये आखिर तक रिएक्शन जब तक सारे प्रोडक्ट्स को ना तोड़े ये तब तक एक्टिव रहेगा। सो इस सबको समझने के लिए हम एक बार जाते हैं एग्जांपल की तरफ। सो एमिल फिशर ने कहा था कि एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट है। अच्छा, दोनों हाइपोथेसिस इस बात पर मुत्तफिक है, चाहे की एंड लॉक हो या इंड्यूस्ड फिट हो, दोनों कहते हैं एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ये सिमिलरिटी है। दोनों कहते हैं एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट है, ये बात भी दोनों का सेम है। दोनों कहते हैं एक्टिव साइट के अंदर बाइंडिंग साइट है जो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा। इस बात पर भी दोनों मुत्तफिक है। लेकिन डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? की एंड लॉक हाइपोथेसिस कहते हैं कि एक्टिव साइट इज रिजिड एंड फिक्स। एक्टिव साइट रिजिड है और फिक्स। आता है आप एंजाइम है, एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट है। वो कह रहे हैं, एमिल फिशर कह रहे हैं, की एंड लॉक हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि ये एक्टिव साइट फिक्स है और रिजिड है।
जब एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, सो जिस तरह एक्टिव साइट का शेप होगा उसी तरह का सबस्ट्रेट होगा। सो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट करेंगे तो क्या चीज बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये चेंज हो जाता है इनटू द एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ये एंजाइम और प्रोडक्ट, इसका मतलब है इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया। आओ अब हम आते हैं जरा Why it is known as the key and lock hypothesis। एमिल फिशर ने कहा था कि एंजाइम इज जस्ट लाइक द लॉक। एंजाइम एक लॉक की तरह है और एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे लॉक के अंदर होल होता है की के लिए। सो ये लॉक है, ये लॉक के अंदर होल है जहां पर की फिक्स होती है। सो एंजाइम को लॉक का नाम दिया गया, लॉक से एनालॉजी दी गई। सो द एनालॉजी ऑफ द एंजाइम इज जस्ट लाइक लॉक, कि लॉक के अंदर जिस तरह एक होल होता है एंजाइम के अंदर, उसी तरह का एक्टिव साइट फिक्स है। जिस तरह लॉक की होल के लिए स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। सो सबस्ट्रेट को यहां से एनालॉजी दी है की। सो जिस तरह लॉक का एक्टिव साइट है या जिस तरह एंजाइम का एक्टिव साइट है, लॉक के अंदर होल है, उसी तरह का सबस्ट्रेट है या उसी तरह की है। So that is why it is known as the key and lock hypothesis। अब ये क्या कहता है? The enzyme active site and substrate are complementary। एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के complementary है। दूसरा क्या कहते हैं? The enzyme and the substrate not influence the shape and size of each other। एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे की ना शेप को बदलेगा ना साइज को बदलेगा, दोनों में कोई चेंजेस नहीं आता है। उसी तरह एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल करके रिएक्शन करके और प्रोडक्ट बना देता है। अब उसके बाद क्या होता है? So the substrate according to the active site, जिस तरह एक्टिव साइट होगा उसी तरह का सबस्ट्रेट होगा। इट इज फॉलोड बाय द नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। इस एंजाइम को हम रेगुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक्टिव साइट रिजिड है। अब व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक्स ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तो उसके दरमियान होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मैंने पिछले चैप्टर में आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया यार, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान चार्ज अट्रैक्शन होता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, उसके दरमियान वैन वाल फोर्सेस होता है। यहां पर एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होता है। सो ये ड्रॉबैक है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस तो एंजाइम के दरमियान होते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रिकल होता है। लेकिन फिजिक्स की ये अगेंस्ट जा रहा है। फिजिक्स का अगेंस्ट किस तरह जा रहा है? फिजिक्स में कहते हैं कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं या दो चीजें आपस में मिलती है दो एनर्जी के थ्रू, तो उसमें चेंजेस आते हैं। पर ये कहते हैं कि कोई न एंजाइम चेंज हुआ न सबस्ट्रेट। सो द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट नॉट इन्फ्लुएंस द साइज एंड शेप ऑफ ईच अदर। जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले उसका शेप चेंज न हो जाए तो ये अगेंस्ट द फिजिक्स रूल। इस वजह से कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं तो इसके दरमियान चेंज तो लाजमी होना चाहिए, लेकिन की एंड लॉ के हाइपोथेसिस कहते हैं कि नो, इसके दरमियान कोई चेंज नहीं है। एक तो ये ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या कहता है? हमें कहते हैं कि वन एंजाइम एंड वन सबस्ट्रेट। ये की एंड लॉ का हाइपोथेसिस कहता है कि एक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए होता है, ये एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच नहीं करेगा। सो कुछ एंजाइम ऐसे है जो इसके अगेंस्ट जा रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट है। वो ये नहीं देखता कि एग का प्रोटीन आया है, मीट का प्रोटीन आया है, पल्सेस दाल वगैरह के प्रोटीन आए हैं, मिल्क का प्रोटीन आया है। वो सारे प्रोटीन, चाहे मिल्क में हो, पल्सेस में हो, एग में हो, वेजिटेबल में हो, गोश्त में हो, वो सारे के सारे प्रोटीन को तोड़ देता है। अगर एंजाइम प्रोटीन के साथ अपने आप को बदल रहा है, लेकिन की एंड लॉ कहते हैं नो, एंजाइम कभी नहीं बदलेगा। जब एंजाइम नहीं बदलेगा तो इसका मतलब है एक एंजाइम सिर्फ एक सबस्ट्रेट को तोड़ेगा। सो कुछ एंजाइम ऐसे है जो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को तोड़ सकता है। जिस तरह पेप्सिन एंजाइम में प्रोटीन को तोड़ रहा है, वो सारे प्रोटीन तोड़ देता है। वो स्पेसिफिक नहीं है एग के लिए, वो स्पेसिफिक नहीं है कोलाजिन के लिए, वो स्पेसिफिक नहीं है किसी और एक्टिन के लिए, वो स्पेसिफिक नहीं है मायोसिन के लिए, वो सारे के सारे केसिन मिल्क की प्रोटीन के लिए, अल्बुमिन एग की प्रोटीन के लिए, वो सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन तोड़ रहा है। लेकिन की एंड लॉ के हाइपोथेसिस कहते हैं कि नो, वन एंजाइम वन सबस्ट्रेट, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को तोड़ेगा।
ये चीज अगेंस्ट सम एंजाइम है, इस वजह से इस हाइपोथेसिस ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इसने ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं की, क्योंकि इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक्स ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के दरमियान लाजमी शेप चेंज होता है, पर की एंड लॉ कहते हैं कि नो, शेप चेंज नहीं होगा। दूसरा हम कहते हैं कि यार ये कहते हैं कि लाजमी है, इसलिए तो कियन लाख तो एक एंजाइम के लिए, उसने तो सारे एंजाइम के लिए हाइपोथेसिस पेश किया था, लेकिन ये हम कहते हैं कि नो यार, सारे एंजाइम पर ये अप्लाई नहीं होता है, सारे एंजाइम पर इसलिए अप्लाई नहीं होता। ये कहते हैं कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट, लेकिन हम एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट उसका ड्रॉबैक है, लेकिन हम कहते हैं नो, बहुत सारे एंजाइम है जो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है। इस वजह से ये जो कियन लाख हाइपोथेसिस है ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। दूसरा, फॉलोड बाय द नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, कियन लॉ हाइपोथेसिस नॉन रेगुलेटरी एंजाइम इसको फॉलो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो एंजाइम अगर रिजिड है वो उस वक्त तक रिएक्शन करेगा जब तक सारे के सारे सबस्ट्रेट को ना तोड़े। हाँ, हमारे पास कुछ गट की एंजाइम है, हमारे पास कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम की एंजाइम है गट में, हमारे गट के अंदर कुछ एंजाइम फॉलो दिस हाइपोथेसिस, कुछ एंजाइम है जो इस हाइपोथेसिस को फॉलो करेगा और कुछ एंजाइम है जो इस हाइपोथेसिस को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए कियन लॉ हाइपोथेसिस बॉडी के सारे एंजाइम पर अप्लाई नहीं होता है, ये गट के कुछ एंजाइम इसको फॉलो करते हैं। अब मैं जरा एक लाइपेज का भी मिसाल देता हूं। लाइपेज एक एंजाइम है जो बहुत सारे लिपिड को तोड़ता है, उसके लिए फिक्स नहीं है कि उसने एसाइल ग्लाइकोल को तोड़ना है, वो फॉस्फोलिपिड को भी तोड़ देता है, एसाइल ग्लाइकोल को भी तोड़ देता है। इसका मतलब है कि एक एंजाइम दो से ज्यादा लिपिड को तोड़ सकता है, दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के लिपिड को तोड़ सकता है। तो इसका मतलब है कियन लॉ हाइपोथेसिस लाइपेज के बारे में भी गलत है, पेप्सिन के बारे में भी गलत है। हाँ, बहुत सारे एंजाइम है जिसके लिए सही है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कीमोट्रिप्सिन है, वो पॉलीपेप्टाइड को तोड़ देता है, सिर्फ पॉलीपेप्टाइड। और हमारे गट के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम है वो सिर्फ एमाइलोज शुगर को तोड़ देता है। वहां पर कुछ एंजाइम इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सारे एंजाइम इसको फॉलो नहीं करेगा। ये उसके ड्रॉबैक से पहला ड्रॉबैक ये था कि यार एंजाइम के दरमियान इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के दौरान लाजमी शेप चेंज होता है, लेकिन ये शेप चेंज होने के बारे में नहीं कहता है कि यार एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे की शेप और साइज को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। जब तक आप शेप को इन्फ्लुएंस ना करे, चेंजेस न लाए, तो ट्रांजिशन स्टेट नहीं होता, ट्रांजिशन रिएक्शन नहीं होता। सो कुछ ड्रॉबैक्स इसके अंदर है। लेकिन जो दूसरा हाइपोथेसिस है, द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इट इज प्रपोज्ड बाय द कोशलैंड इन द 1958। ये फिर कोशलैंड ने पेश किया किस बारे में, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम किस तरह काम कर रहा है। सो पहले हाइपोथेसिस ने बोला था एंजाइम का एक्टिव साइड रिजिड है, जिस तरह एक्टिव साइड है उसी तरह का सबस्ट्रेट लगेगा। एक एंजाइम सिर्फ एक सबस्ट्रेट को तोड़ेगा, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे की शेप को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। और followed by the non-regulatory enzyme इसको फॉलो करेगा, the substrate according to the active site, जिस तरह एक्टिव साइट है उसी तरह का सबस्ट्रेट होना लाजमी है। तो इसका मतलब है एक्टिव साइट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री, ये कियन लॉ कहता है। कोशलैंड कहते हैं नो, द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल एंड मोल्ड विद द सबस्ट्रेट। ये कहता है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को चेंज कर लेता है। सो ये फिजिक्स की लॉ को फॉलो कर रहा है, ये फिजिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। यार हम कहते हैं कि जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, दो चीजें रिएक्ट करते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसकी शेप के अंदर चेंजेस आता है। तो ये फॉलो कर रहा है कि यार एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ये चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। तो ये क्या कहते हैं, द एक्टिव साइट इज अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, जिस तरह सबस्ट्रेट लगता है उसी तरह का एक्टिव साइट अपने आप को मोल्ड कर लेता है। सो इसका फायदा ये होगा कि एक एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को भी बाइंड कर सकता है, जैसा भी हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल दिया था। अगर पेप्सिन एंजाइम है तो मुख्तलिफ प्रोटीन के साथ अपने आप को मोल्ड कर लेता है। जब उसके साथ एक टाइप का प्रोटीन लगता है तो वो अपने एक्टिव साइट को चेंज कर लेते हैं। जब एग का प्रोटीन लगता है, जब मिल्क का प्रोटीन लगता है, जब गोश्त का प्रोटीन लगता है, मुख्तलिफ प्रोटीन जब लगते हैं तो प्रोटीन के साथ अपने आप को मोल्ड कर देता है। Now it is followed by the regulatory enzyme, और जो induced fit hypothesis है regulatory enzyme इसको फॉलो करेगा। अब हम आते हैं जरा एक बार एग्जांपल से समझते हैं क्या मतलब होगा। हम कहते हैं यहां पर इस हाइपोथेसिस के अंदर एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो तो पहले बता था कि दिस इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है और मोल्ड हो जाता है। किसके मुताबिक, सबस्ट्रेट। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, इस रिएक्शन के दौरान एंजाइम का एक्टिव साइट चेंज हो जाता है। जब एंजाइम का एक्टिव साइट चेंज होगा तो क्या चीज बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द एंजाइम उस वक्त कहते हैं जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ मिलते हैं बाइंडिंग साइट के ऊपर। सो बाइंडिंग साइट इस सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा, अपने साथ बाइंड करेगा। इस टाइम ये न सबस्ट्रेट होता है न प्रोडक्ट होता है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ लग जाता है तो उस वक्त की हालत को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट उस स्टेट को कहते हैं कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो अब ये न सबस्ट्रेट रहा न प्रोडक्ट रहा, तो इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सो ट्रांजिशन स्टेट के दौरान एंजाइम बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। सो इट विल लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए थी। जब ये ट्रांजिशन स्टेट में आता है, एंजाइम के साथ मिलता है, तब उसको इसके रिएक्शन के लिए, चाहे वो कैटाबोलिज्म हो या एनाबोलिज्म हो, अब इसको कम एनर्जी चाहिए। सो ट्रांजिशन स्टेट वो होता है, एक तो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा एंजाइम जब सबस्ट्रेट को बाइंड कर देता है। सो दरमियानी जो स्टेज होती है न सबस्ट्रेट की होती है न प्रोडक्ट की, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। सो एंजाइम का एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल था, जो ही सबस्ट्रेट लगा ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के मुताबिक चेंज हुआ। फाइनली द सबस्ट्रेट चेंज इनटू द प्रोडक्ट। एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, ट्रांजिशन स्टेट से निकल गया। अब बॉडी क्या करती है, अगर हमारी बॉडी के अंदर इस प्रोडक्ट का मिकदार ज्यादा हुआ, अगर ये प्रोडक्ट बॉडी के अंदर ज्यादा हुआ, लेट्स सपोज कोई अमाइनो एसिड है वो ज्यादा हो गए, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो दो नुकसान होता है। एक तो हमारे जिस्म का जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म चलता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, और केमिकल रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको डिस्टर्ब कर देता है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाती है, इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है जब कोई प्रोडक्ट ओवर हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट होता है। सो जब यहां पर एंजाइम ने प्रोडक्ट बना दिया, अगर प्रोडक्ट बॉडी के अंदर ज्यादा हुआ, यही प्रोडक्ट आ करके एंजाइम के पीछे से एक और साइट है, दिस साइट इज नोन एज द एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट एंजाइम के अपोजिट टू द एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट के साइड के साथ एलोस्टेरिक साइट फिक्स नहीं है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो ये सबस्ट्रेट आकर के एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हुआ। जब सबस्ट्रेट एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाता है, उसकी अटैचमेंट से क्या हो जाती है, क्योंकि एंजाइम पहले बोला था कि द एंजाइम एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, और ये चेंज हो जाता है जब यही सबस्ट्रेट आकर, सॉरी ये प्रोडक्ट आकर के, नॉट सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट आकर के एलोस्टेरिक साइट पे लग जाता है। कब लगता है, जब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। जब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज्यादा हो, बॉडी को और प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ये आकर के किधर लगेगा, एलोस्टेरिक साइट। जब ये एलोस्टेरिक साइट पर लगेगा तो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज कर देगा। जब एंजाइम का एक्टिव साइट चेंज हुआ, अब ये उसी तरह का और सबस्ट्रेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब एंजाइम इंस्टेंट इनहिबिट हुआ। इसको कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। सो एलोस्टेरिक इनहिबिशन किस में हो सकती है, इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम के अंदर एलोस्टेरिक इनहिबिशन है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन इसको कहते हैं कि जब एलोस्टेरिक साइट पर एंजाइम का प्रोडक्ट लग जाता है, वो एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप चेंज कर देता है और सबस्ट्रेट नहीं लगेगा, एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। इसको कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इसीलिए इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी। ये एंजाइम, ये कहता है इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं, दिस इज फॉलोड बाय द रेगुलेटरी एंजाइम, कि एंजाइम रेगुलेटरी है, एंजाइम रेगुलेट हम कर सकते हैं। हमारे जितने भी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, हमारे सेल के अंदर जो एंजाइम है वो सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे काम करता है, क्योंकि एंजाइम कभी भी किसी प्रोडक्ट को और नहीं बना देगा। सो इट इज फॉलोड बाय द रेगुलेटरी एंजाइम। हाँ, ये चीज, ये जो एलोस्टेरिक साइट पर प्रोडक्ट अटैच हुआ और एक्टिव साइट इनहिबिट हुआ, चेंज हुआ, बंद हुआ, एंजाइम इनहिबिट हुआ एक्टिव साइट के चेंज होने की वजह से, ये अप्लाई नहीं होता कीन लॉक, क्योंकि कीन लॉक ने पहले ही बोला था कि द एक्टिव साइट इज रिजिड एंड फिक्स्ड। सो व्हाई दिस हाइपोथेसिस गेन द पॉपुलैरिटी। इसकी पॉपुलैरिटी के दो रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि एंजाइम रेगुलेटरी है, एंजाइम रेगुलेट होते हैं। ये हाइपोथेसिस एक्सप्लेन कर रहा है कि एंजाइम रेगुलेट हो सकते हैं, और वो कहता है कि लॉक एंजाइम रेगुलेट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि एंजाइम का एक्टिव साइट चेंज होता है जब सबस्ट्रेट लगता है। ये फिजिक्स के प्रिंसिपल को, इलेक्ट्रिक फोर्सेस को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन जो कीन लॉक हाइपोथेसिस है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा,
ये कह रहे हैं कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के मुताबिक मोल्ड होकर के एक एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को भी बाइंड कर सकता है। स्पेशली पेप्सिन एंजाइम जो मुख्तलिफ प्रोटीन को बाइंड कर सकता है, लाइपेज एंजाइम जो मुख्तलिफ लिपिड को अपने साथ अटैच कर सकता है। वो तो हम ये नहीं कह सकते कि यार एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट, इसका मतलब एक एंजाइम के लिए ज्यादा सबस्ट्रेट भी हो सकता है। सो ये उस हाइपोथेसिस को, उस प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है कि यार एक एंजाइम के साथ कभी एक से ज्यादा सबस्ट्रेट लग सकता है। अगर एक लिपिड आया उसने अपने आप को एक तरह चेंज किया, दूसरा लिपिड आया अपने आप को, ये लाइपेज एंजाइम दूसरे लिपिड के मुताबिक अपने आप को चेंज कर सकता है। या अगर ये पेप्सिन एंजाइम हुआ, प्रोटीन तोड़ रहा है, अगर एक प्रोटीन आया उसने अपने आप को एक जैसा चेंज किया, दूसरा प्रोटीन आया फिर अपने आप को चेंज कर दिया। सो इसी तरीके से ये जो हाइपोथेसिस है, दिस विल गेन द पॉपुलर, इसीलिए ये जो हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस ज्यादा एक्सेप्टेबल है देन द की एंड लॉक। हाँ, कुछ एंजाइम है जो की एंड लॉक हाइपोथेसिस के ऊपर काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको गट का एग्जांपल दे दिया। नाउ इसकी एनालॉजी क्या है? जैसे की एंड लॉक एनालॉजी थी, एंजाइम लॉक है, सबस्ट्रेट की है, जिस तरह लॉक उसी तरह चाबी। ये किस एनालॉजी पे काम कर रहा है? सो दैट इज द हैंड एंड द ग्लव्स। ग्लव्स का कोई शेप नहीं होता, जब हम उसके अंदर हाथ इंसर्ट करते हैं उसका एक शेप बन जाता है, ग्लव्स का एक स्पेसिफिक शेप बनेगा। ये भी कहते हैं कि ट्यूब साइड एक ग्लव्स की तरह, उसका कोई शेप नहीं। जब उसके साथ सबस्ट्रेट मिलता है और सबस्ट्रेट के हैंड की तरह, हाथ की तरह, जब हम उसके अंदर हाथ इंसर्ट करते हैं ग्लव्स का एक शेप बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एक्टिव साइड का जो शेप है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। जिस तरह ग्लव्स का जो शेप है हाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसी तरह एक्टिव साइड का जो शेप है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम किस तरह काम कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि की एंड लॉक हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि एंजाइम फिक्स है, रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, उसका शेप चेंज नहीं होता रिएक्शन के दौरान, उसका साइज चेंज नहीं होता। और ये कहता है कि जिस तरह एक्टिव साइट है उसी तरह का सबस्ट्रेट होगा, और ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम इसको फॉलो करेगा। सो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आता है कि द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट्स आर कंप्लीमेंट्री। कौन ये कह रहा है? ये कह रहे की एंड लॉक हाइपोथेसिस। दूसरा, की एंड लॉक हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे की शेप और साइज को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। ये भी की एंड लॉक हाइपोथेसिस का एक मेजर पॉइंट है। और की एंड लॉक हाइपोथेसिस का सबसे मेजर पॉइंट ये कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द की एंड लॉक हाइपोथेसिस। अब अगर आ जाए कि वन एंजाइम वन सबस्ट्रेट, दिस इज फॉलोड बाय की एंड लॉक हाइपोथेसिस, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। सो इट विल बी द की एंड लॉक हाइपोथेसिस। अब the non-regulatory enzyme is also related to the key and lock hypothesis, ये भी इसको फॉलो करेगा। इंड्यूस्ड फिट क्या कहता है कि यार एंजाइम का एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सो अगर समझ आया है तो प्लीज चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे एंजाइम इनहिबिशन के साथ। उसके अंदर हम एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी डिस्कस करेंगे, इनहिबिटर को भी डिस्कस करेंगे, फिजिकल इनहिबिटर को, और उसके अंदर केमिकल इनहिबिटर। और उसके बाद अगला फिर होगा द एंजाइम फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटीज, कौन कौन सी चीज़ें एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक पैगाम में दूँ। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सर लेक्चर्स को आप एक सीक्वेंस में लोड करें। मैं सीक्वेंस में लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ डिमांड्स आ जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पता नहीं यूट्यूब चैनल एक तो इसकी कॉपी बन गई, दूसरा जब मैं वीडियो शेयर करता हूँ उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं कि कॉपीराइट्स के मसले होते हैं, और साथ में चैनल फ्रीज की तरफ पता नहीं क्यों चला जाता है, क्या इश्यूज़ है लोगों को इस चैनल के साथ, आई डोंट नो। खैर जो भी है, तो इंशाल्लाह ताला लोड तो सारे होंगे। अपलोडिंग में तकरीबन मुझे कम से कम एक ऐसी वीडियो भी है कि मैंने रात को अपलोडिंग पे लगाया, सुबह जब मैं जागा हो तो उस पर वही लिखा होता है कि अपलोडिंग वीडियोज़ है, पर वो अपलोड होने में बड़ा मसला हो रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो क्या इशू है, मुझे नेट से ज़्यादा मैं जानता भी नहीं इन चीज़ों को। तो इंशाल्लाह ताला